हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज हम फिर से बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, बंगाल विभाजन का संपूर्ण थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो जो वंदे मातरम गीत है, वह गीत स्वदेशी आंदोलन के समय ही बना था। वंदे मातरम गीत कब बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय ही बना था। ठीक है। इसके बाद है, स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। कहने का मतलब कि स्वदेशी वस्तु को प्रचार करने के लिए, स्वदेशी वस्तु को प्रचार प्रसार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम था स्वदेशी वस्तु नामक एक प्रचार करने वाला संस्था का गठन किया। कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किस लिए किया था? क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं का बिक्री हो, प्रचार होगा तो बिक्री होगा। ठीक है। उसके बाद है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के प्रेरणा लेकर कलकत्ता में 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। तो जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, यानी कि जिस समय स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर, रविंद्रनाथ किससे प्रेरणा लिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से प्रेरणा लिए, यानी कि सीख लिए, विचार लिए, और उनसे विचार लेकर कोलकाता में 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और कोलकाता में किया था। ठीक है। उसके बाद है, अगला पॉइंट है, इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य रविंद्र घोष को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो रविंद्र घोष को बनाया गया। तो इस कॉलेज का प्रथम प्रधानाचार्य कौन बने? तो रविंद्र घोष बने। अगला पॉइंट में कहता है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जो ब्रिटिश के एक पत्रकार था, यानी कि पेपर छापने वाला, ब्रिटिश के एक पत्रकार था, रिपोर्टर, उन्होंने, जिसका नाम था एच.डब्ल्यू. ब्रिटिश पत्रकार कौन था? एच.डब्ल्यू. इसने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। नोट में कहता है, सामान्यतः कृषक वर्ग के लोग एवं मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहे, जबकि महिला एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग
इस आंदोलन से प्रभावित थे, इस आंदोलन से प्रभावित थे। तो इसमें क्या कहता है, जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें कृषक यानी कि किसान, कृषक यानी कि जितना भी किसान लोग थे सब इससे प्रभावित थे, बंगाल विभाजन से, ठीक। और मुसलमान 1905 में ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो मुसलमानों ने भी स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही प्रभावित हुआ। और इस पर ज़्यादा प्रभाव महिला पर, बुद्धिजीवी लोग पर, इस सब पर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद कहता है 1911 ईस्वी के लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। तो 1911 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। इसी समय ब्रिटेन का राजा, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, क्या नाम था, जॉर्ज पंचम, उन्होंने भारत पर आया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आया, तो 1911 ईस्वी में। उस समय वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। उसके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी के दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। कितनी घोषणाएं की गई, तो 3 घोषणाएं की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। किसके समय, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। किस लिए हुआ था, तो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें घोषणाएं 3 किया गया था। पहला घोषणा था बंगाल विभाजन को रद्द करना। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। उसके बाद यह भी घोषणा हुआ कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तो 1911 ईस्वी में ही घोषणा की गई कि जो बंगाल राज्य से बिहार राज्य को अलग कर दिया जाएगा। फिर घोषणा यह भी हुई कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में हुआ और दिल्ली में हुआ। और किसके आगमन के समय हुआ था, तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की आने की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 ईस्वी में। और करवाया था लॉर्ड हार्डिंग, जो कि उस समय का क्या था, गवर्नर जनरल था। और ये दिल्ली दरबार में 3 घोषणा की गई। पहला घोषणा में कहा गया कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। बंगाल विभाजन रद्द होगा, यानी कि जो बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था उसको रद्द कर दिया गया, फिर से एक कर दिया गया। दूसरा में यह कहा गया कि बंगाल के क्षेत्र से बिहार को हटा दिया जाएगा, यानी बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तीसरा में दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा हुआ कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता अब नहीं रहेगी, अब दिल्ली बनाई जाएगी। यानी कि 1911 ईस्वी में ही भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन तीनों घोषणाओं को जनवरी 1912
1912 को लागू किया गया। तो जो दिल्ली दरबार में 3 घोषणा हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से बिहार को अलग और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, ये तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो लागू कर दिया गया। नोट में कहता है 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो जो पहला नंबर तो बंगाल से बिहार अलग हो गया 1912 ईस्वी में। फिर बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य अलग हो गया 1936 ईस्वी में। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हो गया। यानी कि पहले तो बंगाल से बिहार अलग हुआ और फिर बिहार का 2 टुकड़ा हो गया। पहला टुकड़ा में छत्तीसगढ़, यानी कि पहला टुकड़ा में उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, और दूसरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया, जिससे बिहार अकेला पड़ गया। सब खनिज झारखंड के क्षेत्र में चला गया। ठीक है। उसके बाद कहता है लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन की तुलना अंग्रेजों से कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजों की तुलना किससे कर दी? तो औरंगजेब से कर दी। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन कराया था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इसी कारण से हमारे क्रांतिकारी, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी कि ये लॉर्ड कर्जन औरंगजेब के जैसा है। किसके जैसा है? तो औरंगजेब के जैसा है। उसका कहता है 1910 ईस्वी आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण कब समाप्त हुआ? तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण 1910 ईस्वी में समाप्त हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते। उसके बाद है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण 1910 में समाप्त हो गया। तो क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा चरण में पहला पॉइंट है द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण किससे समाप्त हो गया? तो जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए तो उसी से क्रांति का दूसरा चरण समाप्त हो गया। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में समाप्त कर दिए, उसी से क्रांतिकारी का दूसरा चरण समाप्त हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट में कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहता है इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में किया था। कहाँ किया था? कानपुर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ था। और किया किसने था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है।
इसके बाद अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1924 ईस्वी को हुआ और इसकी स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवाद संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधि के माध्यम से समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? तो समाजवादी गणतंत्र का स्थापना करना था। किसके उद्देश्य थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है। उसके बाद है इस गठन को धन की आवश्यकता थी। इस गठन को किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इस संस्था को चलाने के लिए धन यानी कि पैसा की ज़रूरत थी, तो था नहीं। तो इसके लिए क्रांतिकारियों ने काकोरी षड्यंत्र किया। कौन सा किया? काकोरी षड्यंत्र किया। और यह काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को यूपी में हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कहाँ हुआ? तो यूपी में हुआ 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी ट्रेन कहाँ हुआ? तो यूपी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। जिसका पहला पॉइंट है सहारनपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें से ब्रिटिश खजानों को लूट लिया गया। यानी कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, यानी काकोरी षड्यंत्र है, इसमें क्या हुआ? लखनऊ में सहारनपुर से लखनऊ आते हुए ट्रेन में, जो कि 8 डिब्बे का था, इसमें ब्रिटिश लोगों का खजाना भरा हुआ था। उसको क्रांतिकारियों ने क्या किया? लूट लिया। इस आरोप में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहारी को गोंडा जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। क्या किया गया? तो फांसी दे दिया गया। तो आप लोग समझे कि ट्रेन लूटने के कारण क्या क्या हुआ। तो इन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में बंद करके फांसी दे दिया गया। उसका अगला पॉइंट कहता है फांसी पर चढ़ाने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। तो फांसी पर चढ़ने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ठीक है। उसके बाद
अगला पॉइंट है इस कांड के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। तो काकोरी षड्यंत्र जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें जो क्रांतिकारी पकड़ाए थे उसके ओर से वकील कौन थे? तो जगत नारायण मुल्ला। काकोरी ट्रेन एक्शन की ओर से एक्शन में वकील कौन थे? तो जगत नारायण मुल्ला। ठीक है। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से बचाव पक्ष के वकील गोविंद बल्लभ पंत थे। तो जो क्रांतिकारी उसके ओर से क्रांतिकारियों की ओर से वकील कौन बने? तो क्रांतिकारियों की ओर से वकील गोविंद बल्लभ पंत बने। ठीक है। उसका कहता है काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने मुठभेड़ हो गए। मुठभेड़ हो गए। तो अंग्रेज मुठभेड़ कहाँ हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने मुठभेड़ हो गए, यानी कि इकट्ठा हो गए। मुठभेड़ का मतलब इकट्ठा हो गए। क्या कहता है चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही गोली से अपने को ही मार लिया। इसी प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। इनका कहना था इंग्लिश हैज नो ब्लड टू शॉट मी। इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शॉट मी। ठीक है। उसके बाद अगला है, आगे कहता है राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का नारा आप लोग समझ गए होंगे। इस नारा को कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। फिर से बोल देते हैं। इसमें कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है। और उसके बाद है नौजवान सभा। इस नौजवान सभा से हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।